स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर अलमदार हुसैन और आज हम पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 यूजेटी पर मुश्तमिल है। यूजेटी कैसे बनता है, कैसे काम करता है, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, अब उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑसिलेटर की, तो ऑसिलेटर एक ऐसा सर्किट होता है जिसको अगर हम एक सिग्नल मुहैया कर दें तो ये हमें मुसलसल वैसे ही सिग्नल मुहैया करता रहता है। ऑसिलेटर एक ऐसा सर्किट होता है जिसको एक बार हम कोई सिग्नल मुहैया कर दें तो ये मुसलसल हमें वैसे ही सिग्नल मुहैया करता रहता है। इसे ऑसिलेटर कहते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ऑसिलेटर एक ऐसा सर्किट होता है जो बार बार अपनी हालत को दोहराता रहता है, उसे ऑसिलेटर कहते हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल मेरे पास है और वो है झूला। जैसे हम झूले को एक दफ़ा खींच के उसे पुश करते हैं तो वो मुसलसल झूले लेता रहता है, तो ये ऑसिलेटर की एक मिसाल है। हाँ, वो बाज़ फोर्सेस की वजह से, रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से उसकी ऑसिलेशन में कमी तो आती रहती है, और वो कमी हम थोड़े से एक टच के ज़रिए प्रोवाइड करते रहते हैं और वो हमें मुसलसल वैसे ही झूले देता रहता है। तो अगर हम इसके साथ भी एक ऐसा सोर्स लगा दें जो इसमें आने वाली कमी को पूरा करता रहे, और तो ये भी हमें वैसे ही मुसलसल सिग्नल मुहैया करता रहेगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेटी को इस्तेमाल करके जो ऑसिलेटर बनाते हैं उसे कहते हैं यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। देखते हैं ये कैसे बना होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक यूजेटी होना चाहिए। इस यूजेटी के अमीटर पर हम एक आरसी नेटवर्क लगा देते हैं। आरसी नेटवर्क मतलब रेजिस्टिव कैपेसिटिव नेटवर्क। इस रेजिस्टेंस को वेरिएबल रख देते हैं। इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा? इससे ये फ़ायदा हासिल होगा कि इस मज़ाहमत की वैल्यू को चेंज करके हम इस कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कैपेसिटर का आरसी टाइम कांस्टेंट का फार्मूला होता है 0.7 ज़रब R ज़रब C। टाइम कांस्टेंट से मुराद वो टाइम होता है जिसमें ये कैपेसिटर चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है, तो ये इसका चार्जिंग या डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कहलाता है। जितना टाइम ज़्यादा होगा उतनी देर में कैपेसिटर चार्ज होगा और उतनी ही देर में डिस्चार्ज होगा। इस तरह आउटपुट पर जो हमें वेवफॉर्म मिलेगी उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, एंड टाइम पीरियड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी के। अगर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फ्रिक्वेंसी कम होगी। इसी तरह अगर हम टाइम पीरियड कम रखेंगे तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस चीज़ को कंट्रोल करके हम अपनी आउटपुट पर जो हमें वेवफॉर्म हासिल होगी उसकी फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल लगाने का पर्पज़ ये है। यहाँ से हम आउटपुट लेकर लोड लगा देते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, यहाँ पर हम इसकी वेवफॉर्म बनाएंगे। अगर आप इसको यहाँ पर इसके साथ एक स्विच लगा दें, आपकी मर्ज़ी है। जैसे ही हम स्विच को क्लोज़ करेंगे तो इसमें से करंट का बहाव शुरू हो जाएगा और वो करंट इस रजिस्टर के ज़रिए कैपेसिटर में चार्ज होना शुरू हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया, इसका चार्जिंग टाइम जो होगा उसे टाइम कांस्टेंट कहते हैं। वो उसका फार्मूला 0.7 ज़रब R ज़रब C है। इस हिसाब से ये चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा।
अगर हम कैपेसिटर की मिसाल एक बाल्टी की लें तो वो बाल्टी एक ही दफ़ा में पूरी फिल नहीं हो जाती, बल्कि वो थोड़ा थोड़ा करके अपना लेवल इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे उसके अंदर चार्ज जमा होता जाएगा। जैसे ही हम फ़र्ज़ करते हैं इसने 1 वोल्ट स्टोर किया, वो 1 वोल्ट साथ के साथ इसने UJT के एमीटर को भी दिया, लेकिन चूंकि UJT लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो 6 वोल्ट से ऊपर काम करता है, ये फ़िक्स नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी वैल्यू वाला UJT ले सकते हैं। तो मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ मैं वही वाला UJT इस्तेमाल कर रहा हूँ जो पिछले लेक्चर में हमने बनाया था, और उसका ऑन ऑफ होने का टाइम जो था वो 6 वोल्ट था। 6 वोल्ट से कम पर UJT ऑफ रहता था और 6 वोल्ट से ज़्यादा पर वो ऑन हो जाता था। तो अभी जैसे 1 वोल्ट इसने इसके मीटर पर दिया तो यकीनन ये ऑफ स्विच होगा, और इसकी वजह से ये जो इसका करंट है ये आउटपुट की तरफ चला जाएगा, और आउटपुट पर हमें वही 1 वोल्ट मिलेंगे, और यहाँ पर हम इसको वेव फॉर्म में 1 वोल्ट को शो कर देते हैं। ठीक हो गया। जैसे इसने 2 वोल्ट स्टोर किए, वो 2 वोल्ट साथ के साथ यहाँ पर दिए, लेकिन UJT ऑन नहीं होगा तो वो 2 वोल्ट भी हमें लोड की तरफ मिल जाएंगे, वेव फॉर्म में इजाफा हो गया, 2 वोल्ट हो गए। जैसे ही इसने 3 वोल्ट स्टोर किए, वो 3 वोल्ट भी यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन ये ऑन नहीं होगा तो वो 3 वोल्ट भी लोड की तरफ चले गए। ये सिलसिला चलता रहेगा, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, इसी हिसाब से यहाँ पर भी इसका लेवल इंक्रीज़ होता रहेगा, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट। लेकिन जैसे ही इसके वोल्टेज 6 वोल्ट से ज़्यादा होंगे, अब हमारा UJT क्लोज स्विच हो जाएगा, और क्लोज स्विच की सूरत में ये इसमें से करंट का बहाव शुरू हो जाएगा, और ये करंट अब लोड की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो इसके ज़रिए अपना सर्किट मुकम्मल करके वापस कैपेसिटर में, और कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हमारी आउटपुट वापस ज़ीरो की तरफ आना शुरू हो जाएगी। जैसे ये दोबारा ज़ीरो की तरफ आएगी तो दोबारा से हमारा UJT ऑफ स्विच हो जाएगा, दोबारा से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, दोबारा से 1 वोल्ट जैसे स्टोर करेगा वो 1 वोल्ट साथ साथ इसके मीटर पर देगा, और UJT चूँकि ऑफ स्विच है तो ये आउटपुट पर हमें यानी उस करंट को पास नहीं करेगा, तो वो करंट लोड की तरफ चला जाएगा। दोबारा से हमें 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, और फिर दोबारा से 6 वोल्ट से ज़्यादा आएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा, तो मुसलसल ये अपनी हालत को दोहराता रहेगा, और आउटपुट पर हमें ऐसी ही मुसलसल वेव फॉर्म हासिल होती रहेगी। अगर आप गौर करें तो ये जो वेव फॉर्म है इसकी शक्ल आरी के जो दंदाने होते हैं उससे मिलती है, और आरी को इंग्लिश में सा कहते हैं और दंदानों को टूथ कहते हैं। तो इस जो वेव फॉर्म है इसे सा टूथ वेव भी कहते हैं। साटूथ वेव, आरी के दंदानों वाली वेव, उसे साटूथ वेव कहते हैं, और इस ऑसिलेटर को साटूथ वेव पैदा करने वाला ऑसिलेटर भी कहते हैं। अगर पेपर में वो UJT रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कहते तो यही चीज़ है, अगर वो साटूथ वेव पैदा करने वाला ऑसिलेटर कहता है तब भी यही चीज़ होगी, और ये काफ़ी अहम टॉपिक है। शुक्रिया जी गाइस। तो अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, और इस टॉपिक का नाम है फोटो ट्रांजिस्टर। फोटो ट्रांजिस्टर हम पढ़ चुके हैं चौथे चैप्टर में। BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का एब्रीविएशन है। ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, 2 जंक्शन होते हैं, और ये बतौर स्विच काम करता है। ठीक है, इसमें ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो बतौर वेरिएबल स्विच काम करता है, लाइका टूटी, लाइका रेगुलेटर पंखे का, जिसको हम पूरा ऑन भी कर सकते हैं, पूरा ऑफ भी कर सकते हैं, और इन बिटवीन कहीं पर भी उसे एडजस्ट करके हम अपनी करंट की मिकदार को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये था BJT। अब BJT एक करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है जिसको हम करंट के ज़रिए कंट्रोल करते हैं, यानी इसे ऑन ऑफ करने के लिए हमें इसकी बेस पर करंट देकर इसको फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस करना पड़ता है। अब जो काम हम BJT में करंट से ले रहे हैं, फोटो ट्रांजिस्टर में वही काम हम रोशनी से ले रहे हैं। फोटो
ट्रांजिस्टर मतलब फोटो डिपेंडेंट, यानी ये लाइट पर डिपेंड करता है। ये एक ऐसा स्विच होता है जिसके ऑन और ऑफ होने का इन्हिसार इस पर पड़ने वाली लाइट पर होता है और जिसकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसकी अलामत बना लेते हैं। तो इसकी अलामत वैसे ही है बीजेटी की तरह, बस अगर आप इसके कलेक्टर बेस जंक्शन पर एरो शो कर देंगे तो ये रोशनी को शो कर रहे हैं, तो ये बन जाएगी अलामत फोटो ट्रांजिस्टर की। ठीक होगी। फोटो ट्रांजिस्टर में हम वही ट्रांजिस्टर बनाकर उसके कलेक्टर बेस जंक्शन पर एरो हेड शो कर देंगे दो, जो कि लाइट को शो करेंगे, मतलब ये लाइट डिपेंडेंट है इसलिए इसे फोटो ट्रांजिस्टर कहते हैं। ओके हो गया। अब ये बना हुआ कैसे होता है वो देखते हैं। इसकी बनावट सेम टू सेम फोटो डायोड वाली होती है, मतलब एक ऐसा कंपोनेंट जो सेम टू सेम डायोड का है, उसको हम एक ब्लैक कलर के बॉक्स में बंद कर देते थे, उसके ऊपर एक लेंस लगाते थे जो रोशनी को फोकस कर देता है उसके जंक्शन के ऊपर। बिल्कुल सेम इसमें भी ये बीजेटी बिल्कुल सेम वैसे ही होता है जिसकी 3 तहें और 2 जंक्शन होते हैं, और इस कंपोनेंट को एक ब्लैक कलर के बॉक्स में बंद किया जाता है और उसके ऊपर एक लेंस लगा दिया जाता है। लेंस की फोकल लेंथ को इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि ये इसके पर पड़ने वाली रोशनी को फोकस कर देता है इसके कलेक्टर बेस जंक्शन पर। इसके अंदर 2 जंक्शन होते हैं लेकिन हम रोशनी को फोकस करते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन पर। ठीक हो गया। चूँकि हमने रोशनी को कलेक्टर बेस जंक्शन पर डालना है इसीलिए इसका कलेक्टर बेस जंक्शन अमूमन बड़ा बनाया जाता है बनिस्बत अमीटर बेस जंक्शन के। ये बात MCQs में भी आती है अक्सर। ये NPN ट्रांजिस्टर बना देते हैं। ये इसका मीटर है, ये इसका कलेक्टर है और ये इसकी बेस है। ठीक है, अगर आप गौर करें तो मीटर बिल्कुल छोटा सा है और कलेक्टर बेस जंक्शन हमने इनकी निस्बत बड़ा बनाया है ताकि इसके ऊपर रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा पड़े। इस पूरे ट्रांजिस्टर को एक ब्लैक कलर के बॉक्स में बंद किया होता है और इसके ऊपर रोशनी को फोकस करने के लिए एक लेंस लगा देते हैं। अच्छा, इस लेंस का काम होता है इस पर पड़ने वाली रोशनी को फोकस कर देना कलेक्टर बेस जंक्शन पर। ओके हो गया। हमें मालूम है अमीटर को हम हमेशा फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। नेगेटिव को नेगेटिव मिल गया फॉरवर्ड बायस, और हमें ये भी मालूम है कि कलेक्टर को हमेशा रिवर्स बायस किया जाता है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे जिसकी वजह से ये रिवर्स बायस हो जाएगा। जबकि बेस को फॉरवर्ड बायस करने के लिए हम माजी में जो बीजेटी था उसे हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़कर फॉरवर्ड बायस करते थे, जिसकी वजह से ये बतौर क्लोज स्विच काम करता था। लेकिन अब हमने वही काम रोशनी से लेना है कि जब इसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो फोटो एमिशन, हमें याद है पहले चैप्टर में पढ़ा था हमने कि किसी भी सतह पर जब रोशनी पड़े और उस सतह से इलेक्ट्रॉनों का इखराज शुरू हो जाए, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो एमिशन। तो फोटो एमिशन के ज़रिए इसमें से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का इखराज शुरू हो जाएगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो ऑफ होल इज़ कॉल्ड करंट। इसका मतलब है रोशनी के मुतबादिल ही हमारे पास करंट पैदा हो जाएगा। तो वो जो बेस को ऑन और ऑफ करने के लिए हम करंट देते थे वो अब हमें देना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो रोशनी की वजह से खुद ब खुद इसके अंदर रिड्यूस हो जाएगा और ये उसी रोशनी के मुतबादिल ऑन होता जाएगा। जितनी रोशनी ज़्यादा डालेंगे उतना क्लोज स्विच ज़्यादा होता जाएगा, ज़्यादा करंट बहेगा, और जितनी रोशनी कम डालेंगे उतना ही उसकी फॉरवर्ड बायसिंग कम होती जाएगी और स्विच कम क्लोज होगा, जिसकी वजह से करंट की मिकदार कम होगी। तो इस तरीके से ये एक ऐसा स्विच होता है जो एक वेरिएबल स्विच के तौर पर काम करता है, और इसको ऑन ऑफ करते हैं इसके कलेक्टर बेस जंक्शन पर पड़ने वाली रोशनी के ज़रिए। जब हम इसकी खसूसियाती कर्व बनाते हैं तो बिल्कुल सेम बीजेडी वाली बनती है। ये
यहाँ पर हम लिखते थे आई बी बेस करंट 0, बेस करंट 1, बेस करंट 2, बेस करंट 3 एंड सो मोर। तो अब हम यहाँ पर करंट तो दे नहीं रहे, अब हम इससे किस चीज़ से ऑन ऑफ कर रहे हैं, लाइट के ज़रिए। तो यहाँ पर सिर्फ फ़र्क ये करना है कि आई बी की जगह एल आई लिख देंगे, लाइट इंटेंसिटी। जैसे जैसे रोशनी की शिद्दत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ट्रांजिस्टर की फाड़ो बाइसिंग बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे ही हमारी कर्व ऊपर जाती जाएगी, जिसका मतलब ये है कि करंट की मिकदार में इजाफा हो रहा है। तो इस तरीके से ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें से गुजरने वाले करंट का इन्हिसार इसके कलेक्टर बेस जंक्शन पर पड़ने वाली रोशनी पर होता है। शुक्रिया जी गाइस। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लास्कर। LASCR बाज़ लोग इसे कहते हैं, बाज़ इसे लास्कर पढ़ लेते हैं। असल में ये कोई एक ख़ास वर्ड नहीं है, ये एब्रीवेशन है कुछ अल्फाज का। L फॉर लाइट, A फॉर एक्टिवेटेड, S फॉर सिलिकॉन, C फॉर कंट्रोल्ड, R फॉर रेक्टिफायर। लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जो कि अभी हमने पिछले चैप्टर में, छठे चैप्टर में SCR पढ़ा था कि ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो बतौर स्विच काम करता है और इसको ऑन ऑफ किया जाता है इसके गेट के ऊपर पॉजिटिव स्पाइक देकर या पॉजिटिव गेट पल्स देकर। लेकिन ये एक ऐसा SCR है जो कि लाइट एक्टिवेटेड है, मसलन मतलब ये लाइट से ऑन ऑफ होगा। तो इसकी तारीफ भी हम यही कर सकते हैं कि ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसके 3 टर्मिनल्स एनोड, कैथोड और गेट होते हैं और ये बतौर स्विच काम करता है। अगर हम इसके गेट पर एक रोशनी डाल देंगे तो उसकी वजह से ये ऑन हो जाएगा, अदरवाइज़ ये ऑफ रहेगा। तो इसको ऑन ऑफ करने के लिए इसके गेट पर रोशनी डाली जाती है। ठीक हो गया। चूँकि ये लाइट से एक्टिवेट होता है इसलिए इसे LASCR लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कहते हैं। BJT में और जैसे भी हमने फोटो ट्रांजिस्टर पढ़ा है उसमें और लास्कर में यही एक फ़र्क है कि फोटो ट्रांजिस्टर एक ऐसा स्विच होता है जिसके कलेक्टर बेस जंक्शन पर जब तक रोशनी पड़ती रहेगी वो ऑन स्विच रहेगा, जैसे ही रोशनी हटाएंगे वो ऑफ हो जाएगा। लेकिन LASCR ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसके गेट पर एक दफ़ा रोशनी डालकर अगर आप रोशनी हटा देंगे तो ये ऑन स्विच ही रहेगा, ये चलता रहेगा। इसकी मिसाल पिछले लेक्चर में मैं दे चुका हूँ। जैसे हमारे पास एक पुश पुल बटन है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बेल के साथ, और एक हमारे पास पुश बटन है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फ़ैन के साथ। पुश बटन में एक दफ़ा हमने उसे उंगली से पुश कर दिया तो वो ऑन रहता है उस वक्त तक जब तक हम उसे खुद ऑफ़ नहीं करते। लेकिन पुश पुल बटन में जब तक हम उंगली बटन के ऊपर रखते हैं वो ऑन रहता है, बेल बजती रहती है। जैसे ही हम उंगली हटाते हैं वो खुद ब खुद ऑफ हो जाता है, बेल बजना बंद हो जाती है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो हमारा फोटो ट्रांजिस्टर था वो वही स्विच है जिसको हमने बेल के साथ लगाया था, जिसके ऊपर रोशनी पड़ती रहेगी वो क्लोज स्विच रहेगा और जैसे ही रोशनी हटाएंगे वो ऑफ हो जाएगा। जबकि LASCR ये एक ऐसा स्विच होता है जो काम करता है लाइक का पुश बटन, जिसको हमने पंखे के साथ लगाया था कि जब एक दफ़ा गेट पल्स देकर हटा देंगे तो ये ऑन ही रहेगा और काम करता रहेगा उस वक्त तक जब तक हम इसे खुद ऑफ नहीं करते। तो इसकी बनावट भी बिल्कुल सेम वैसे ही होती है कि ये 4 तहों पर मुश्तमिल होता है जिसमें 3 जंक्शन होते हैं, जंक्शन 1, जंक्शन 2 और जंक्शन 3। इसको भी हम एक ब्लैक कलर के बॉक्स में बंद कर देते हैं। और इसके ऊपर भी एक हमने लेंस लगाया होता है। उस लेंस का काम इस पर पड़ने वाली रोशनी को फोकस कर देना J2 पर।
जंक्शन 2 पर। ये हमारे पास J1 है, जंक्शन 1, जंक्शन 2 एंड जंक्शन 3। एक टर्मिनल हमने इसके पी टाइप मटेरियल से निकाला, ये इसका एनोड है, और एक एन टाइप मटेरियल से निकाला, ये इसका कैथोड है। इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए पी टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं। इस तरह हमारा J1 और J3 तो फॉरवर्ड बायस हो जाता है, लेकिन J2 रिवर्स बायस हो जाता है। कैसे? अगर हम इन दोनों को इग्नोर कर दें तो हम देखते हैं नेगेटिव को के साथ पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ रहा है और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव टर्मिनल जुड़ रहा है, तो ये रिवर्स बायस हो गया। तो ये वाला दरमियान वाला जंक्शन काम करेगा जस्ट लाइक अ फोटोडायोड। फोटोडायोड को क्या होता है कि उसमें भी एक पीएन जंक्शन होता है जिसको ब्लैक कलर के बॉक्स में बंद किया होता है, उसके ऊपर लेंस होता है, लेंस का काम रोशनी को फोकस करना जंक्शन के ऊपर। और हमें ये भी मालूम है कि फोटोडायोड को रिवर्स बायसिंग पर यूज़ करते हैं, तो ये भी ऑटोमेटिकली रिवर्स बायस हो रहा है क्योंकि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव मिल रहा है। तो बिल्कुल सेम ये काम करता है फोटोडायोड की तरह। और हमें पता है फोटोडायोड एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसके ऊपर जब रोशनी पड़ती है तो उसके अंदर करंट पैदा होता है अकॉर्डिंग टू आवर लाइट के। तो जैसे ही इसके ऊपर रोशनी पड़ेगी इसके अंदर लाइट के मुतबादिल करंट पैदा होगा। तो वो काम जो हम गेट पल्स देकर लेते थे, अब हमें वो गेट पल्स नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि वही पल्स इसके अंदर रोशनी की सूरत में पैदा हो जाएगी, रोशनी की वजह से पैदा हो जाएगी और इसके ज़रिए ये SCR ऑन हो जाएगा। तो चूंकि ये लाइट से एक्टिवेट हो रहा है इसलिए इसे LASCR लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कहते हैं। अगर हम इसकी अलामत बनाएं तो इसकी अलामत बिल्कुल सेम SCR की तरह होती है। ये एनोड, ये कैथोड और ये गेट, और हम इसकी गेट के ऊपर 2 एरोहेड शो कर देंगे जो इस बात की अलामत है कि ये लाइट से एक्टिवेट हो रहा है, तो ये LASCR की अलामत बन जाएगी। अगर हम इसकी एक्सिस कर्व बनाएंगे तो इसकी एक्सिस कर्व भी बिल्कुल सेम SCR वाली होती हैं, बस फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जहाँ पर हम IG लिखते हैं गेट करंट, वहाँ पर अब हमें LI लिखना होगा। तो LI इज इक्वल टू 0, LI इज इक्वल टू 1, LI इज इक्वल टू 2। मैं इसको लाइट पल्स देकर अपनी मर्ज़ी से किसी भी पॉइंट पर ऑन कर सकता हूँ। मज़ीद इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में जब मैंने SCR पढ़ाया था। ठीक हो गया बेस्ट जी गाइस। तो अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये टॉपिक भी बहुत अहम है, VVIP है, और इस टॉपिक का नाम है ऑप्टोकपलर। ऑप्टो मीन्स रोशनी एंड कपलर मीन्स कपल से निकला है, जोड़ा से, तो ये जुड़े हुए, मतलब ऑप्टो कपलर मीन्स रोशनी से जुड़े हुए। ये एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स आपस में रोशनी के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं, इसे कहते हैं ऑप्टो कपलर। या इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक ऐसा सर्किट जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स के दरमियान राब्ता ऑप्टिकली होता है, रोशनी के ज़रिए होता है, इसे ऑप्टो कपलर कहते हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल मेरे पास रिमोट कंट्रोल की है। टीवी का रिमोट कंट्रोल और टीवी के दरमियान जो राब्ता होता है, कोई वायर नहीं है, कोई एंटीना नहीं निकला हुआ, RF एंटीना नहीं है। अगर हम गौर करें तो रिमोट के सामने एक छोटी सी LED लगी हुई होती है। तो हमारे टीवी और हमारे रिमोट के दरमियान जो कनेक्शन है वो लाइट के ज़रिए हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे ये दोनों ऑप्टो कपलर की एक बेहतरीन मिसाल हैं, ये दोनों रोशनी के ज़रिए जुड़े हुए हैं। अब आप कहेंगे कि जब हम रिमोट के बटन को प्रेस करते हैं हमें रोशनी जलती हुई तो नज़र नहीं आती, तो इसका जवाब ये है कि जिस तरह आवाज़ की एक ख़ास फ्रिक्वेंसी होती है जिसे हमारा कान सुन सकता है, जिसकी रेंज 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक है, इससे कम फ्रिक्वेंसी या इससे ज़्यादा वाली फ्रिक्वेंसी को हमारा कान नहीं सुन सकता। बिल्कुल इसी तरीके से रोशनी की भी एक मखसूस वेवलेंथ होती है
उस वेवलेंथ, उस रेंज के अंदर वेवलेंथ की रोशनी को हम देख सकते हैं, उसे कहते हैं विजिबल लाइट। और इससे कम या ज़्यादा वाली वेवलेंथ की लाइट को हमारी आंख सेंस नहीं कर सकती, इसे कहते हैं अनविजिबल लाइट। ये जो हमारे पास रिमोट कंट्रोल की एलईडी जो लाइट प्रोड्यूस कर रही होती है वो अनविजिबल लाइट की ज़ुमरे में आती है, जिसको हमारी आंख सेंस नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है कि आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करें और अपने रिमोट को कैप्चर करें, उसकी वीडियो बना रहे हैं लाइक, और फिर आप अपने रिमोट के बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आपको वो एलईडीज़ जलती हुई नज़र आएंगी। उसकी वजह यह है कि कैमरे के अंदर ये खासियत होती है कि ये किसी भी चीज़ की फ्रिक्वेंसी को लो कर देता है, जिसकी वजह से वो जो फ्रिक्वेंसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। अगर फ्रिक्वेंसी कम करेंगे वेवलेंथ बढ़ जाती है तो वो उस रेंज के अंदर आ जाती है जिसको हमारी आंख सेंस कर सकती है, जिसकी वजह से वो लाइट हमें नज़र आती है। ठीक है, तो इस तरीके से इससे साबित हुआ कि वो एलईडी रोशनी पैदा कर रही होती है। वो रोशनी जब टीवी के सेंसर के पास जाती है तो वो टीवी का सेंसर उसे सेंस करके उसके मुताबिक काम करता है और हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। तो दोनों के दरमियान चूँकि राब्ता रोशनी के ज़रिए होता है, इसे कहते हैं ऑप्टोकपलर। ठीक हो क्या? ऑप्टोकपलर को वही दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर एक, लाइट सोर्स, वो चीज़ जो रोशनी पैदा करती है लाइट सोर्स कहलाती है। एंड लाइट डिटेक्टर, वो चीज़ जो उस लाइट को सेंस कर रही है और उसके मुतबादिल काम करती है, उसे लाइट डिटेक्टर कहते हैं। लाइट सोर्स के तौर पर वैसे तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक सबसे बड़ा सोर्स तो सूरज ही है, बल्ब हैं, कैंडल है, लैंप मतलब कुछ भी हो सकते हैं, एलईडी हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो हम ऑप्टोकपलर में अमूमन इस्तेमाल करते हैं वो दो लाइट सोर्सेज हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर एक एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड का एब्रीविएशन है। नंबर दो लेज़र, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेशन इमिशन बाय रेडिएशन का एब्रीविएशन है। ये दो कंपोनेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं अमूमन बतौर लाइट सोर्स रोशनी पैदा करने के लिए। इन दोनों में से भी हम ज़्यादा प्रेफर देते हैं एलईडी को, क्योंकि ये सस्ती पड़ती है। लेकिन चूंकि एलईडी की लाइट चारों साइडों पर फैलती है, जिसकी वजह से इसकी इंटेंसिटी कम होती है और ये कम फासला तय कर सकती है। अगर हमें एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें कंपोनेंट्स के दरमियान फासला कम से कम हो, तो वहाँ पर हम एलईडी को प्रेफरेंस देते हैं। अगर लेज़र की बात करें तो वो एक ऐसी डिवाइस है जो लाइट जो प्रोड्यूस करती है उसे एक ख़ास डायरेक्शन में फोकस कर देती है, जिसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और वो बहुत दूर तक जा सकती है। तो अगर आप एक सर्किट बनाना चाहते हैं जिसमें दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, तो वहाँ पर आप लेज़र को प्रेफर करेंगे। ठीक हो गया? अब आते हैं लाइट डिटेक्टर्स की तरह। तो हर वो कंपोनेंट जो लाइट डिपेंडेंट है, लाइट की बेस पर काम कर रहा है, वो लाइट डिटेक्टर के ज़ुमरे में आता है। मसलन फ़ोटो डायोड हमने पढ़ा है, ये फ़ोटो डिपेंडेंट है, रोशनी पर काम करता है। फ़ोटो ट्रांजिस्टर अभी पढ़ा है। फ़ोटो SCR मतलब लास्कर अभी पढ़ा है, लाइट एक्टिवेटेड SCR। इसी तरह फोटो डाइक होता है हमारे पास, फोटो ट्राइक होता है हमारे पास, एंड सो मोर, LDR एंड फला। तो ये बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो लाइट डिपेंडेंट होते हैं, जो रोशनी के ऊपर इन्हिसार करते हैं, रोशनी की बेस पर काम करते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमारे लाइट डिटेक्टर के तौर पर काम करते हैं। इनकी अगर हम डायग्राम बनाएं तो वही इनपुट पर हम एक लाइट सोर्स दिखा सकते हैं जो कि LED हम यूज़ कर रहे हैं। आउटपुट पर अगर हम एक फ़ोटो डायोड लगा देते हैं तो इन दोनों के दरमियान अब रोशनी के ज़रिए राब्ता है, तो ये एक ऑप्टोकपलर बन गया है। इसी तरीके से एक और मिसाल दे देते हैं, एक LED बनाते हैं जो कि लाइट सोर्स के तौर पर काम कर रही है, और इसी के आउटपुट पर एक फ़ोटो ट्रांजिस्टर लगा देते हैं। ये रोशनी की बेस पर काम करता है, दोनों के दरमियान राब्ता रोशनी का है, तो इसलिए इसे ऑप्टोकपलर कहेंगे। तो ऑप्टोकपलर एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें दो कंपोनेंट्स के दरमियान राब्ता ऑप्टिकली हो रहा होता है, रोशनी के ज़रिए हो रहा होता है, इसलिए इसे ऑप्टोकपलर कहते हैं।